नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजस्थली क्लासेज बीकानेर। तो दोस्तों 3-4-5 दिनों से आपके क्या है वीडियो नहीं अपलोड हो रही है, तो उसका कारण मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था कि थोड़ा SI का फिजिकल था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो अगर किसी को ये सूचना नहीं मिली है तो दोस्तों आप हमेशा आपको कहता हूँ टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे उनके टेस्ट हो, आपके हमेशा टेस्ट होते हैं वहाँ पर, या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उसके अंदर बताया था कि अभी एक बार 3-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, तो आज से वापस हमें लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात क्या कर रहे थे अपन, पिछली क्लास के अंदर चौहान वंश के बारे में हमने बात की थी। पृथ्वीराज चौहान जी को हमने शुरू किया था, तो आप थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों कि पिछली क्लास के थोड़ी बातें हम रिकॉल करते हैं, ताकि आपको क्या है 4-5 दिनों से हमने थोड़ी क्लास नहीं ली है तो आप थोड़ो पिछली वाली बात से जुड़ जाओगे। तो हमने बात की थी कि आपके विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात की। उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया, कला व संस्कृति का स्वर्ण काल है, कवि बांधव, कटिबंधु, बिशलपुर इनकी उपाधि है। उपाधि कवि बांधव उपाधि किसने दी है? जयानक ने दी है। उन्होंने दिल्ली के पहले शासक, चौहानों के पहला शासक जिसने दिल्ली को विजय किया और दिल्ली को राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हमने उनके बारे में की थी। बाद में हमने बात की सोमेश्वर के मंत्री थे केमास ने नागौर के किले का निर्माण करवाया, जिसे क्या है दोस्तों एक्सीलेंस अवार्ड मिला रहा नागौर के किले को। कौन सा अवार्ड है? यूनेस्को की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड। कारण हमने बता दिया कि तोपे जब चलाते हैं तो इसके ऊपर से गुजर जाती है, इस कारण। ठीक है, उनका विवाह कलचुरी वंश की राजकुमारी कपूरी देवी से हुआ था, और कपूरी देवी के पुत्र हुए आपके हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज जी चौहान के बारे में हमने कुछ सामान्य परिचय की बातें हमने कर ली थी। पृथ्वीराज चौहान, शासनकाल याद रखना भाई, शासनकाल कब है, राजा कब बने? 1177 और 92 तक रहे। ठीक है, तो जब ये राजा बने तब कितने, राज्याभिषेक के समय इनकी आयु क्या थी? राज्याभिषेक के समय 11 वर्ष आयु थी, क्योंकि हमने पिछली क्लास के अंदर लिखा था 1166 के अंदर जन्म हुआ है इनका। कब? 1166 के अंदर इनका जन्म हुआ है अहिल पाटन गुजरात के अंदर। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी इनके पिता सोमेश्वर, माता कलचुरी वंश की है। क्वेश्चन पूछ रखा है कौन से वंश की थी, इसलिए बार बार कह रहा हूं कलचुरी वंश की। क्या नाम था? कपूरी देवी। नाना कौन थे इनके? अनंगपाल तोमर। भाई कौन थे? हरिराज। प्रधानमंत्री केमास, और सेनापति इनके थे भुवनमल, और इनके जो गुरु थे वो थे आचार्य राम, और एक इनके मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कौन थे भाई? मुख्यमंत्री थे कदमवास। ठीक है, ये इनके मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों जब ये आपके पृथ्वीराज चौहान जी 11 वर्ष की आयु के अंदर दिल्ली के शासक बन गए। ठीक है, दिल्ली के शासक बने तो दोस्तों दिल्ली के अंदर हमने बात की थी विग्रहराज चतुर्थ ने तंवर तोमर को पराजित करके दिल्ली विजय की थी। पहले चौहान शासक थे, तो दिल्ली पर भाई उस समय अधिकार किनका था? तोमरों का था। विग्रहराज चतुर्थ एक बार शासक बने, लेकिन तोमरों ने वापस पराजित करके वापस दिल्ली किनकी हो गई? तोमरों की। ठीक है, तो इनकी जो माँ थी पृथ्वीराज चौहान की, कपूरी देवी। तो कपूरी देवी तोमरों की आपके मैंने बात की कि इनके नाना कौन थे? अनंगपाल तोमर, तो वो उनकी बेटी हो गई। तो अपने पिता कपूरी देवी ने अपने पिता अनंगपाल तोमर को कहकर दिल्ली का शासक किसको बना दिया? क्योंकि कहा जाता है अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे पृथ्वीराज चौहान को क्या बना दिया? दिल्ली का शासक बना दिया। तो आप लिख लीजिए भाई, पृथ्वीराज चौहान अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में राजा बनता है। ठीक है, अनंगपाल तोमर जी है जो इनको दिल्ली के शासक बना देते हैं। तो जब ये भाई दिल्ली के शासक बनते हैं तो ये एक महल बनाते हैं दिल्ली के अंदर। भाई एक महल बनाया इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी ने। कौन सा महल बनाया? राय पिथौरा।
और राय पिथौरा नाम से इन्होंने अपनी उपाधि धारण कर ली। हमने बात की दल पुंगल और राय पिथौरा, इनकी क्या है, उपाधि है। दल पुंगल का मतलब क्या है दोस्तों, विश्व विजेता। क्या मतलब है, विश्व विजेता। तो दिल्ली में जब इनका राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गए, तो इन्होंने दिल्ली के अंदर कौन सा किला बनाया, इन्होंने दिल्ली में राय पिथौरा महल बनाया। वह राय पिथौरा उपाधि धारण की, ठीक है। राय पिथौरा महल बनाया और राय पिथौरा उपाधि धारण कर ली इन्होंने, ये हमने बात कर ली। अब दोस्तों इनके शासनकाल के अंदर क्या है कि इनसे पहले इनके चाचा और लगते थे इनके नागार्जुन और अपर गंगे, ठीक है, वो विग्रहराज चतुर्थ के अपने भाई थे। तो उनके आगे जाकर क्या है, वो भी दिल्ली हथियाना चाहते थे। तो इनके बीच में क्या है, युद्ध होना तो जरूरी था। युद्ध तो इनके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और नागार्जुन और अपार गंगे के बीच में गुड़पुर का युद्ध हुआ, जिसके अंदर इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने उन दोनों को पराजित कर दिया और अब एकदम स्वतंत्र शासक बन गए। वो पहले तो किसके अंदर थे, कपूरी देवी के संरक्षण के अंदर थे, और उनको हराने के बाद में उनको सभी ने, आसपास के राज्यों ने, सभी ने उनको दिल्ली का क्या है, एकदम सही शासक घोषित कर दिया। तो ये भाई युद्ध आप याद रखना, ठीक है। 3-4 युद्ध है, हमें ध्यान रखने होंगे। सबसे प्रसिद्ध तो तराइन के युद्ध है ही। तो देखो भाई 1177 को राजा बने वो, और 1178 में स्वतंत्र शासन स्थापित कर किया। तो युद्ध कौन सा हुआ भाई, बताओ, युद्ध कौन सा हुआ, गुड़पुर का युद्ध। गुड़पुर का युद्ध है दोस्तों। एक तरफ तो अपने कौन है, पृथ्वीराज थर्ड लिख लेना भाई, तीसरे हैं, ठीक है ना। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस अपर गांग्य व नागार्जुन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना अपने। पृथ्वीराज चौहान है तृतीय और नागार्जुन और अपर गंगे के बीच में ये युद्ध हुआ है दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर कौन विजयी हो जाते हैं, अपने पृथ्वीराज चौहान है वो विजयी हो जाते हैं, और ये क्या है, हार जाते हैं, और अभी अपना स्वतंत्र शासन इस युद्ध के बाद में स्थापित कर लेते हैं। तो आपको पूछ ले, पृथ्वीराज चौहान कौन से युद्ध जीत कर दिल्ली के स्वतंत्र शासक बने, तो गुड़पुर का युद्ध है। तो इसको ध्यान रखना। शुरुआत किससे की है, युद्ध भी अभी आगे हम बात करेंगे, चंदेलों के साथ युद्ध होगा, तराइन का युद्ध होगा, ठीक है। तो शुरुआत युद्धों की पहली शुरुआत किससे की है, गुड़ से। क्या की है, गुड़ से। हम कहते हैं ना गुड़ होता है ना, गुड़, मीठा गुड़, गुड़ से शुरुआत की है। स्टार्ट किससे की है, शुरुआत किससे की है, शुरुआत किससे की है भाई, ट्रिक है ये, गुड़ से की है। किससे की है, गुड़ से। गुड़ खाकर इन्होंने क्या की है, शुरुआत की है। तो ये तो युद्ध हो गया। इसके बाद में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के समय ना सतलज नदी के पास एक जाति थी जिसके कहते थे भंडानको। क्या जाति कहते थे, भंडानको। अब देखो राजस्थान के मैप के थ्रू समझो आप। तो दोस्तों अपने या तो ये अजमेर के शासक थे मेन, तो ये हमने बात कर रहे हैं सांबर के चौहानों की बात कर रहे हैं। यहाँ सतलज नदी अपने पंजाब के अंदर बहती है। सतलज नदी के यहाँ भंडानको जाति रहती थी एक, ठीक है। ये क्या है, एक बराबर खतरनाक जाति थी, और ये इधर अपने राजस्थान की तरफ बढ़नी शुरू कर दी। राजस्थान के अंदर बढ़कर ये आ गए दोस्तों कहाँ, भरतपुर के अंदर, भरतपुर, ठीक है। इनका यहाँ भरतपुर और आसपास के क्षेत्र के अंदर प्रभाव बढ़ने लग गया, ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को खबर पड़ी कि भंडानको ये जाति है, इनका वर्चस्व राजस्थान के क्षेत्र के अंदर, आसपास के क्षेत्र के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो इनको अभी इनका दमन करना जरूरी है, वरना आगे जाकर ये हमको क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो ये खबर जब उनको मिली तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 के अंदर एक सेना भेजी और इन भंडानको को क्या कर दिया भाई, पराजित कर दिया, ठीक है। तो ये याद रहेगा, देखो भ से भंडानको, भ से भरतपुर,
इन्होंने कौन से क्षेत्र में राजस्थान पर अधिकार कर लिया? भरतपुर में। और ये कहाँ के थे? ये सतलज नदी के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली ये जाति थी। तो 1182 की एक बात ये है दोस्तों, और एक आपको 1182 की बात याद रखनी है कि जब भरतपुर के पास में अपने यहाँ यूपी लगता है, समझ लो आप बात को, यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ अपने भरतपुर में तो ये आ गए, ठीक है, भरतपुर, भंडानको को पराजित किया। और यहीं पे बुंदेलखंड के अंदर आपके चंदेल शासक थे। कौन थे? चंदेल शासक थे परमादिदेव। चंदेल शासक परमादिदेव थे दोस्तों। परमादिदेव का भी वर्चस्व यहाँ पर बढ़ रहा था, क्योंकि परमादिदेव के इतिहास के बड़े शूरवीर इनके सेनापति थे, जिनका नाम सभी को पता है। परमादिदेव चंदेल शासक के वीर सेनापति कौन थे? आल्हा उदल, दोनों भाई भाई थे, आला उदल और आला उदल दोनों भाई भाई थे। और इनके कारण ये इतने शूरवीर थे, कहा जाता था जिस युद्ध के अंदर चले जाए वहां पर ये अकेले ही युद्ध विजय करा सकते थे, इतना इनके अंदर बल था दोस्तों, ठीक है। तो इनके तो बड़े बड़े, आपने आला उदल के बारे में आपने उदल खंड आला खंड पढ़ा होगा। आला खंड, आप अगर आप पहली बार ये बात सुन रहे हो तो दोस्तों एक बार आप ना यूट्यूब पर सर्च करना आला खंड के पाठ मिलेंगे, आप उनको पढ़ना। कहा जाता है कि आला खंड पढ़ने के बाद में मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, ठीक है। आला खंड की कुछ लाइनें क्या है कि बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए। महोबा के थे ये चंदेल शासक, बुंदेलखंड के अंदर क्या है? महोबा के शासक थे। महोबा कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर, ठीक है ना। ये महोबा के शासक थे। महोबा में कौन से वंश का शासन था? चंदेल वंश का। और चंदेल वंश का शासक उस समय कौन था? परमादी देव। और इस परमादी देव के सेनापति थे आला उदल के बारे में दोस्तों आला खंड के अंदर, आला खंड मतलब एक किताब है, एक दोहों की किताब है, उसके अंदर कहा गया है बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खोप खार मर जाए। आला उदल के बारे में क्या कहा गया है? बड़े लड़ैया महुबा वाले, महुबा के बड़े लड़ैया है, बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीजा खोप खार मर जाए। तो कहा जाता है आला, वहां पर महोबा के अंदर दोस्तों एक चौक है आला उदल चौक। कहा जाता है उस चौक से कोई है ना घोड़े पर बैठकर जा नहीं सकता, ऐसी वहां की मान्यता है कि उस चौक से, यहाँ ये चौक है, इस चौक पर उनकी बीच में घोड़े की बड़ी मूर्ति बनी है, इस चौक पर कोई इनके सामने, इस मूर्ति के सामने घोड़े पर बैठकर जा नहीं सकता। तो इनकी तो दोस्तों यूपी के इतिहास के अंदर जैसे अपने सेनापति जयमल फत्ता है, जेता कुंपा है, ठीक है, उन्हीं की तरह ये भी बड़े क्या है? शूरवीर थे। इनके बारे में आप जरूर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपने क्या है कि इतिहास के अंदर अपनी रुचि होनी चाहिए। इतिहास में अगर रुचि होगी तो ये जो सारी चीजें है ना, एक कर दो बार पढ़ोगे ना तो भी आपको क्या है? याद हो जाएगी। इतिहास में रुचि पैदा करने का क्या है कि इनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी, आप एक वीडियो जरूर देखना, आप आला खंड की कुछ लाइनें ही पढ़ लेना, आपको इनके फैन हो जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। तो अपने भाई पहले लिखो 1178 के अंदर तो आपके गुडपुर का हो गया था। अब 1182 के अंदर दो युद्ध हुए, हमने बात कर ली 1182 के अंदर। एक तो पृथ्वीराज चौहान ने किन को पराजित किया? भंडानको को भरतपुर में पराजित किया। ये क्या है? भंडानको, ये सतलज प्रदेश से आने वाली एक जाति है, सतलज प्रदेश के वासी है। सतलज प्रदेश के वासी समझ जाओगे, मतलब वहां के रहने वाले थे ये सतलज प्रदेश के। भंडानको को भरतपुर में पराजित किया, ठीक है। अब दोस्तों 1182 के अंदर है ना, ये जो युद्ध हुआ है ना परमादी देव, और इस युद्ध को कहते हैं तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब हुआ? ये दोनों भंडानको और इनके बीच में, दोनों में क्या है? ये दोनों एक ही साल के अंदर युद्ध हुए। तुमुल युद्ध के अंदर कौन है भाई? पृथ्वी राज तृतीय वर्सेज परमादी देव चंदेल। ये क्या थे भाई? चंदेल थे, परमादी देव चंदेल। परमादी देव चंदेल के वीर सेनापति कौन थे भाई? सेनापति कौन थे? आल्हा
उदल। आला उदल के बारे में दोस्तों कहानी है कि एक बार परमादिदेव के किसी सामंत ने, किसी ने इनके खिलाफ कान भर दिए, कह दिए कि परमादिदेव जी, आला उदल का तो राज्य के अंदर इतना गुणगान है कि अगर ये चाहे तो आपको हटाकर खुद राजा बन सकते हैं। पूरी जनता इनकी इतनी फैन है, सभी के नाम पर आला उदल आधा उदल, सभी ऐसे कहते हैं कि परमादिदेव है जो आला उदल के भरोसे राजा बने हुए बैठे हैं। अगर ये सेनापति ना हो तो परमादिदेव कुछ नहीं है। और खबर ऐसी भी है कि ये दोनों भाई किसी भी समय आपका राज्य हत्या सकते हैं। लेकिन आला उदल तो क्या थे? आला उदल तो अपने स्वामी भक्ति दुर्गादास राठौड़ की तरह बड़े स्वामी भक्त थे। इनका ऐसा कोई नहीं था, लेकिन कान भरने वाले बहुत होते हैं। और ये क्या है, परमादिदेव दोस्तों आ गया इनके बातों के अंदर। परमादिदेव अब सीधा तो कैसे कहे, क्योंकि इनका एक प्रकार से ये अपना बेटा मानता था पहले, बहुत इनका लाड भी बहुत रखता, लाड प्यार भी बहुत करे। लेकिन क्या है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होते हैं, इस प्रकार वही बात है, दिमाग फिर गए इनका। तो सीधा तो कैसे कहेगा आप निकल जाओ। तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इसने बातें घुमा फिरा कर कही गए, मेरे राज्य के अंदर रहना है तो तेरी बहन, तेरे को तुम्हारी बहन से ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी मतलब ऐसी ऐसी शर्तें रख दी दोस्तों जो हम बता नहीं सकते। ऐसी ऐसी उसने शर्तें रखी, अपने बहन से शादी कर लो। और 3-4 ऐसी शर्तें थी, आप आला खंड के अंदर पढ़ोगे तो आपको जरूर मिलेगी। तो आला उदल ने कहा कि ऐसी शर्तें तो दो महाराज, ऐसी शर्तें हम मानेंगे तो इससे अच्छा तो हम राज्य छोड़कर ही चले जाए। तो परमादिदेव को तो यही कराना था कि भाई आप राज्य छोड़कर भाग जाओ यहाँ से। तो आला उदल दोस्तों, आला उदल चले जाते हैं आपके, सीधा कहाँ चले जाते हैं? कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में उस समय शासक कौन था? जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल, गहड़वाल। अब ये क्या है, जयचंद गहड़वाल तो जानता था भाई आला उदल ये क्या है, इनके राज्य के अंदर कन्नौज के अंदर जाकर रहने लग जाते हैं। और जब जयचंद गहड़वाल को ये पता चलता है कि आला उदल जैसे वीर पराक्रमी सेनापति हमारे राज्य के अंदर है और इस प्रकार की बात हो गई इसलिए हमारे राज्य के अंदर आए हैं, तो जयचंद तो इनके शौर्य, इनके पराक्रम के बारे में भली भांति परिचित था। इसने कहा अपने राज्य के अंदर बुलाओ इन वीर सेनापतियों की, इन वीर पुरुषों की बढ़िया सेवा, आओ आदर करो और अपने सेना के अंदर शामिल करो इनको। तो जब ये बुलाते हैं पहले मना कर देते हैं, लेकिन जयचंद गहड़वाल खुद आते हैं, इतनी इज्जत पाते हैं तो ये आला उदल चले जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद में क्या है, परमादिदेव पर पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। और पृथ्वीराज चौहान आपको पता है दिल्ली के शासक कभी पराजित नहीं हुए, सिर्फ एक युद्ध के अंदर ही पराजित हुए और उससे पूरा भारत का इतिहास बदल गया दोस्तों। सिर्फ एक युद्ध के अंदर पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान, जिससे आज हमारा भारत का इतिहास पूरा पलट गया। आगे हम उस युद्ध की बात करेंगे। तो आला उदल को खबर पड़ी, परमादिदेव ने सभी को कहा, सभी ने परमादिदेव को कहा कि भाई पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना, वो तो दिल्ली के सम्राट है, उनके पास तो अतुल्य बल है, हम कैसे लड़ेंगे उनके सामने। तो सभी को जैसे संकट आता है तो संकट मोचन हनुमान जी याद आते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी को आला उदल याद है कि आला उदल को बुलाओ, वही हमारे रक्षक हैं, वही बचा पाएंगे अगर हमें बचाएंगे तो, वरना इस धरती पर ऐसा कोई लाल नहीं जो हमें पृथ्वीराज चौहान के प्रकोप से बचा सके। तो परमादिदेव ने पत्र लिखकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको याद दिलाएगा, आपका कर्तव्य है, जो बातें हो गई वो छोड़ो वीर, वापस पधारो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। तो थोड़ी विनती की तो आला उदल को अपनी मातृभूमि के बारे में वापस याद आई कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस महोबा के अंदर हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें हमारी मातृभूमि को लूटे तो ये वापस आते हैं। और क्या कहा जाता है, क्या पराक्रम इन्होंने, क्या युद्ध किया इन्होंने दोस्तों, कि पृथ्वीराज चौहान को भी ऐसे कहना पड़ गया कि ऐसे सेनापति अगर हमारी सेना में होते तो हम पूरा विश्व जीत लेते। तो आला उदल इस प्रकार से लड़े कि अमर हो गए। और आज जैसे हमारे राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप, वैसे महाराणा प्रताप तो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हम सभी उनको पूछते हैं, ठीक उसी प्रकार यूपी एमपी के क्षेत्र के अंदर इनकी उसी प्रकार की प्रतिष्ठा है दोस्तों आला उदल की। तो भाई आला उदल आते हैं, युद्ध के अंदर बहुत पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पास तो वही बात है, इतनी बड़ी सेना, दिल्ली के सम्राट, तो जीत कौन जाते हैं भाई? पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीत जाते हैं। आला उदल क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आला उदल। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आला उदल किसके सेनापति थे? परमादिदेव के थे। परमादिदेव क्या है भाई? चंदेल है। ठीक है, कहाँ का शासक है दोस्तों? ये महोबा का शासक है, महोबा का शासक।
महोबा यूपी के अंदर है। और इस युद्ध को क्या कहते हैं दोस्तों? तुमुल का युद्ध। ठीक है, याद रहेगा। ये दो युद्ध तो 1182 एक वो 78 के अंदर था, 2-2 साल से चल रहे हैं दोस्तों। अभी वो 78 के बाद में, चलो ये 4 है, अभी 1-2 साल बाद में एक होता है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब होता है दोस्तों? 2 साल बाद ही, ठीक है ना, 1184 के अंदर ये युद्ध होता है। सेम किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज आपके भीमदेव सेकंड। ठीक है ना। ये कहाँ के भाई? ये गुजरात के चालुक्य शासक है। चालुक्य बात की हमने चालुक्य शासकों की, चालुक्य शासक है। ठीक है, तो इनके जो बीच में युद्ध होता है दोस्तों, ये अनिर्णायक है। ठीक है ना, कौन जीता कौन हारा कोई नहीं, इनके बीच में हो गई संधि। इसे भी नागौर की संधि कहते हैं। ठीक है ना, कौन सी संधि है? नागौर संधि हो जाती है इनके बीच में। और संधि कौन करता है? भीमदेव के सेनापति जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये संधि होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये पृथ्वीराज और इनके बीच में क्या होती है? संधि हो जाती है। तो ये 84 वाली इतनी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गए आपके सामान्य कुछ युद्ध। अब दोस्तों 1184 हो गए, 1184 तक आ गए हम। ठीक है, अब दोस्तों 1186 के अंदर गजनी का शासक आपके कौन था भाई? मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी। तो ये गजनी अपने पड़ जाता है यहाँ अफगानिस्तान के अंदर। ये क्या है भाई? गजनी। साल कौन सा है? 1186। ठीक है, 1186 के अंदर साल है ये गजनी क्या है? यहाँ आप के गजनी का शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी दोस्तों क्या है? अपने भारत की, ये गजनी क्या था? एक प्रकार से क्या था? एक निर्धन देश था, निर्धन राज्य था, और भारत सोने की चिड़िया थी। तो इसको पता चलता है भाई भारत के अंदर आक्रमण अगर हम कर लेते हैं और भारत को जीत लेते हैं तो अपने 7 पुश्तों को क्या है, कहीं रुपए के लिए कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भाई मुल्तान के अंदर आक्रमण करता है, बाद में आपके पंजाब के अंदर आक्रमण करता है, वहां इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। और 1186 के अंदर ये लगातार आक्रमण करता रहता है। और जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर ही दिल्ली है, अपने पंजाब में पहुंचता है, पंजाब में पहुंचता है तो बठिंडे पर आक्रमण कर कर जीत लेता है। किसको? बठिंडे को। बठिंडा, अपने अभी बठिंडा कहते हैं, उस समय बठिंडे का नाम था तबर हिंद। अभी तो हम जिसको बठिंडा कहते हैं, पहले उसका नाम था तबर हिंद। तो दोस्तों बठिंडा को ये जीत लेता है और आपके दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि एक विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी आकर अपने भारत पर आक्रमण कर रहा है। तो 1186 से 1192 तक क्या है? लगातार युद्ध होता रहता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 युद्ध किए। ठीक है ना, और 16 युद्धों के अंदर इसको पराजित कर दिया। लेकिन हमारे राजाओं का जो धर्म था, उनकी जो मान्यता थी, वो क्या है? शरण के अंदर आए हुए शासक कोई भी हो, चाहे शरण के अंदर जानवर हो, जो अपनी शरण के अंदर आ गए उसको माफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो हर बार ये सौगंध खाता था कि अल्लाह की सौगंध में इस बार भारत पर आक्रमण नहीं करूंगा। मैंने सुना है भारत के जो शासक है वो बड़े ही दानवीर होते हैं, बड़े ही उनके दया भाव होती है उनके मन के अंदर। तो इस प्रकार से ये क्या है? पागल बनाकर बार बार बच जाता था। पृथ्वीराज चौहान दया भाव रखते थे, चल इस बार छोड़ दिया तेरे को, वापस मत आना। लेकिन ये वापस ऐसे गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, तो इसको हर बार छोड़ दिया। ये हमारी बड़ी गलती थी और इसको 16 बार पराजित किया। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर ये जीत जाता है और भारत का इतिहास पूरा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो देखो इसके बारे में बात करते हैं अभी।
तो देखो करते हैं इसके बारे में बात, मिटाओ इसको, लिख लेते हैं अभी। तो 1186 के अंदर ये लगता है 16 युद्धों के अंदर इसको पराजित किया था, लेकिन हमें वो सारे युद्ध नहीं है, मेन युद्ध जो है वो हम बात करते हैं। तो पहला युद्ध आप लगाओ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का मैदान का है दोस्तों करनाल, करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा के अंदर क्या है, मैदान है दोस्तों, तराइन का मैदान, ठीक है ना। तो आपको पूछ ले इस तराइन के युद्ध का तत्कालीन, तत्कालीन मतलब मेन उसी समय जो हाथों हाथ जो मेन कारण वो क्या था, तो तत्कालीन कारण क्या था युद्ध का, तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, तबर हिंद, तबर हिंद जिसे अभी वर्तमान हम क्या कहते हैं, बठिंडा। तबर हिंद पर मोहम्मद गोरी का अधिकार। मोहम्मद गोरी का क्या हो जाता है, तबर हिंद पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, ठीक है ना। और ये तबर हिंद, मोहम्मद गोरी तबर हिंद का गवर्नर किसे बना देता है, जियाउद्दीन को, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन को क्या है, मोहम्मद गोरी तबर हिंद का क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है। तो वापस पृथ्वीराज चौहान को खबर मिलती है कि इसने बठिंडा पर वापस कब्जा कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध किन के बीच में हुआ बाद में, पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में बाद में युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से मेन सेनापति कौन थे, सेनापति कौन थे, खांडे राव, खांडे राव। और सहायक कौन थे, सहायक थे इनके गोविंद, गोविंद राज तोमर, गोविंद राज तोमर इनके सहायक थे, ठीक है ना। तो ये युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध के अंदर क्या है, पृथ्वीराज चौहान इस मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित करता है। और गोविंद राज तोमर है, गोविंद राज तोमर बर्छी चलाने में बड़े ही क्या थे, जोरदार इनका हुनर था। इस बर्छी होती है ना, बर्छी चलाने के अंदर। तो मोहम्मद गोरी और गोविंद राज तोमर का आमना सामना हो जाता है युद्ध के अंदर। एक गोविंद राज तोमर एक बर्छी की मारता है कि इसके इधर से मोहम्मद गोरी के दांत और जबड़े टूट जाते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी तो इस समय बचता, एकदम बचता है, वरना ये गोविंद राज तोमर की तो ऐसी सोच थी, ये पृथ्वीराज चौहान बार बार इसको माफ कर देता है साले को। इसको तो क्या है कि इस युद्ध के अंदर ही जब मरेगा ना तब इसका काम सलटेगा, वरना इसको हमने 15-16 बार पराजित कर दे, ये तो मानेगा नहीं। मानने वाला एक बार गलती कर दे, 2 बार कर दे, इसकी तो नीति मानने की नहीं है। तो ये क्या इस प्रकार से कहा जाता है, इसने बर्छी की मारी तो इसके पास में जो इसका सेनापति था मोहम्मद गोरी को वहां से घोड़े पर उठाकर भाग गए। सेना भाग जाती है और भागती हुई सेना पर आपको पता ही है, इतना इतिहास हमने पढ़ लिया, हमारा क्या नियम था, भागती हुई सेना पर शरणागत के अंदर आए हुए और निहत्थे पर हम कभी, औरतों पर बच्चों पर हम कभी वार नहीं करते थे। तो ये सेना जब भाग गई तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा जो हमसे डर कर भाग रहे हैं उनको हम नहीं पीछा नहीं करेंगे। तो भाई साहब गोविंद राज तोमर ने तो बड़ी चीज मार दी, लेकिन ये बच गया, ठीक है। तो ये तो भाई तराइन का प्रथम युद्ध था। ये विजय कौन कर लिया, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। कौन जीता भाई, पृथ्वीराज चौहान। ये युद्ध क्या है, जीत जाते हैं। ये राइट मार रहा हूं ना, वही जीतते हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या है, ये युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये तो तराइन का प्रथम युद्ध हो गया भाई। तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था तबर हिंद पर अधिकार किसने कर लिया, मोहम्मद गोरी ने। गवर्नर किसको बनाया, जियाउद्दीन को। युद्ध होता है और आपके क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के बाद में दोस्तों क्या करते हैं, एक तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के बाद में आपके कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं उससे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का विवाह, 2 विवाह प्रसिद्ध है, लिखें आप। पृथ्वीराज चौहान का विवाह
फर्स्ट विवाह, ये क्या है, फर्स्ट प्रथम विवाह तो पृथ्वीराज चौहान का हुआ था आबू के शासक जय परमार की पुत्री इच्छन देवी के साथ। पहला विवाह तो इच्छन देवी के साथ हुआ है, ठीक है। आबू के जय परमार की पुत्री है दोस्तों ये इच्छन देवी, ठीक है। एक तो विवाह हो रखा है। अब यहां लिखना है आपको कि ये जैसे तराइन का युद्ध जीतते हैं और कहा जाता है कि कन्नौज का जो शासक था जयचंद गहड़वाल। कौन था भाई, जयचंद गहड़वाल। इस जयचंद गहड़वाल की क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के साथ बनती नहीं थी, ठीक है ना। अभी जो इतिहास दोस्तों हमें पढ़ाया जाता है ना, उसके बारे में मैं आपको वो बता रहा हूं, और असल इतिहास जो हमारे ख्यातों के अंदर, भाटों के अंदर जो बताया जाता है वो भी अलग है। लेकिन हमें क्या है, अभी जो किताबों में पिछली सरकारों ने जो लिखा दिया है, हमें तो वो पढ़ना पड़ेगा। रियल स्टोरी जो पूर्वजों के पास हम सुनते हैं या भाटों के पास सुनते हैं या और भी जो प्रतिष्ठित इतिहासकार है उनका भी क्या मानना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो याद करनी है वो ये करनी है, ठीक है ना। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए दूसरी कहानी जो है इसके बारे में वो बताऊंगा, लेकिन याद यही करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो जयचंद गहड़वाल क्या है दोस्तों, जयचंद गहड़वाल है ना, कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी और पृथ्वीराज चौहान से ये क्या रुष्ट रहता था। और इसने क्या है, पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए क्या है, अपनी पुत्री का क्या कर लिया भाई, पृथ्वी का स्वयंवर आयोजित कर लिया। स्वयंवर तो आपको पता ही है भाई, पहले स्वयंवर होते थे। स्वयंवर के अंदर सभी राजाओं को बुलाया जाता था कि आप आओ, कोई प्रतियोगिता रखते थे। जैसे रामायण के अंदर रखी थी अपने प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष उठाकर सीता माता से विवाह किया था, वैसे ही स्वयंवर की कोई प्रतियोगिता थी और भारत के सभी राजाओं को उसके अंदर बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, ठीक है। और तो और जयचंद ने क्या किया, इस पृथ्वीराज चौहान की क्या औकात के मेरे दरबार के अंदर आए और सभी राजाओं को यहाँ पर बैठा दिया और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए दोस्तों क्या है, एक मूर्ति बना दी। पृथ्वीराज चौहान की क्या बना दी, मूर्ति बना दी। और यहाँ पर जो मेन गेट था ना, ये यहाँ गेट, इस गेट पर क्या है, अपने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना के लगा दी। वो क्या जताना चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान की क्या औकात है, पृथ्वीराज चौहान तो मेरे दरबार में क्या करता है, ये मेरे दरबार का तो प्रतिहार है, यहाँ खड़ा है गेट पर, वॉचमैन है हमारा। तो सभी राजा आए, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति देखे, हंसे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान को ये खबर पड़ेगी इस प्रकार की घटना है। उधर संयोगिता, इस जयचंद गहड़वाल की पुत्री कौन थी, संयोगिता। अब संयोगिता को क्या है, पहले फोटो वोटो तो होती नहीं थी। संयोगिता को कोई चित्रकार ला कर दिखाता है, ये राजा आए हैं, ये राजा आए हैं, सब चित्र बनाए हुए, ठीक है। आप देखो कौन पसंद, सभी राजाओं को देखती है। उसमें एक फोटो पृथ्वीराज चौहान की भी होती है। तो भाई उस चित्रकार से पूछते हैं, संयोगिता पूछती है ये किसका है, कि ये तो दिल्ली सम्राट राजा राजेश्वर महाराजाधिराज पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति है। कि वो आए हुए हैं, कि नहीं कि वो तो आपकी मूर्ति बनाई आपने, पिताजी ने इसी हिसाब की घटना की, आपके पिताजी की उनसे बनती नहीं है, उनको तो बुलाया नहीं, साथ साथ बेइज्जती और कर दी। तो भाई पृथ्वीराज, ये जो संयोगिता है, संयोगिता को तो क्या है, पृथ्वीराज चौहान जी पसंद आ गए। उस चित्रकार को हाथों हाथ लेटर देकर कहा कि तुम तो पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर मेरा ये लेटर दे दो, और उसमें लिखा हुआ कि आप तो आ जाओ, मेरे को लेके चले जाओ, वरना मैं तो क्या है अपने प्राण त्याग दूंगा। आपका धर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म है कि मेरी रक्षा करो। मैं इनमें से किसी से विवाह नहीं करना चाहती और मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आओ और मेरे को लेकर जाओ। अब पृथ्वीराज चौहान की तो एक तो ये बेइज्जती, दूसरे इस प्रकार का प्रपोजल आ गया, तो अब जाना जरूरी उसके। तो पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है आए, घोड़े के अंदर आए, दरबार के अंदर संयोगिता को घोड़े पर बैठाया और वहां से वापस चले गए और कह दिया सभी राजाओं को कि पृथ्वीराज चौहान के पीछा करने का ये मतलब होगा कि पृथ्वीराज चौहान की तलवार को हाथ लगा लिया। अगर कोई मेरे पीछे आए तो अपने राज्य की बर्बादी के लिए तैयार रहना। किसी राजा की औकात नहीं, क्योंकि सभी पृथ्वीराज चौहान को जाने भाई इससे इतने अपने दिल्ली के सम्राट है, पृथ्वीराज चौहान से कौन बिना फालतू लफड़ा करे। और ये सारों के क्या है, पांव जम गए, किसी की कुछ बोलने की औकात नहीं हुई। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान निकले तो बाद में पीछे से, तो आज भी चलता है रीत, पीछे से बोलने वाले बहुत होते हैं
बोलने वाले गए क्या यार ऐसे कैसे ले गए यार, अभी देख लेंगे यार, इस हिसाब की बातें करी। तो जयचंद गेड़वाल ने कहा तुम क्या मर गए थे, अभी आपके सामने से लेकर गया, पूरे भारत के राजा बैठे हो आप, तुम्हारी औकात नहीं अभी बोल रहे हो पीछे से। तो उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार की घटना हो गई। और ये जयचंद गेड़वाल क्या करता है भाई, जयचंद गेड़वाल को पता चलता है कि भाई इस पृथ्वीराज चौहान से किस प्रकार से बदला लिया जाए, अपन अकेले तो पार नहीं पड़े अपने, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बड़ा शासक है। इसको पता चल गया भाई मोहम्मद गोरी कई सालों से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर रहा है और इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। तो कहा जाता है जयचंद गेड़वाल ने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को क्या लेटर भेजा कि मोहम्मद गोरी जी आप इस बार एकदम जोर शोर से पूरे ढोल धमाके के साथ आओ, कन्नौज की सेना आपके साथ होगी और इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर ही मानेंगे। तो ये जयचंद गेड़वाल है, ये जयचंद गेड़वाल की सेना, कन्नौज की जो सेना है वो आपके क्या मिल जाती है गोरी के साथ। और तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जयचंद गेड़वाल साथ में होते हैं और क्या करते हैं भाई, युद्ध करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध हार जाते हैं। ठीक है, तो अपने ये बात लिख लो, समझ में आ गई बात। अभी लिखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब लिख लेंगे, बस कहानी समझ में आ जानी चाहिए किस प्रकार क्या हुआ तब ये युद्ध हुआ। आपको क्यों का उत्तर होना चाहिए आपके पास। आपको कोई पूछ ले तराइन का युद्ध दूसरा भाई क्यों हुआ, क्या कारण थे, तो आपको उसका उत्तर होना चाहिए, तभी हमारे पढ़ाने में मजा है और आपके पढ़ने में मजा है, वरना रट्टा रट्टा ही अपने को कुछ नहीं करना है। देखो तो यहां पर लिखो आप तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर। तो लिख लिया आप, यहां पर पहले लिख लेना तराइन फर्स्ट विजय के पश्चात पृथ्वीराज जयचंद गेड़वाल। ये जयचंद गेड़वाल कहाँ का राजा भाई, कन्नौज। कन्नौज कहाँ है, यूपी के अंदर है, लिख लेना। तराइन प्रथम विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद गेड़वाल की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लेता है, वह विवाह करता है। जयचंद गौरी को संदेश भेज सहायता का विश्वास दिला आक्रमण करने को कहता है, आक्रमण करने को कह देता है। ठीक है, कहा आप आओ हम आपकी सहायता करेंगे और पृथ्वीराज चौहान को क्या है हराएंगे। बाद में युद्ध कौन सा होता है दोस्तों, बाद में युद्ध होता है आपके तराइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, तो तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर क्या होता है, क्या हार के कारण, प्रमुख हार के कारण क्या थे, हम इसके अंदर हार गए, वो सारी बात करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पर क्या क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और चैनल को सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।